नमस्कार दोस्तों। आज हमारा 5 क्वेश्चन की सीरीज़ को स्टार्ट किए हुए चौथा दिन है और तीसरे दिन जो क्वेश्चन थे 5 उनके आंसर आज पहले डिस्कस करेंगे। आज इसको उल्टा कर दिया, पहले जो है चौथे दिन के क्वेश्चन की जगह आज तीसरे दिन के पहले जो क्वेश्चन दिए गए थे उनके आंसर डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगले 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेंगे और उनको आपको आज ट्राई करना होगा और फिर उनका आंसर जो है हम लोग कल अगले 5 क्वेश्चन की सीरीज में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कल का, रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। पहला स्टेटमेंट है एनएसएफ मीन्स नेशनल साइंस फाउंडेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1950 बाई कांग्रेस टू प्रमोट द प्रोग्रेस ऑफ साइंस, एडवांस द नेशनल हेल्थ, प्रोस्पेरिटी एंड वेलफेयर, सिक्योर द नेशनल डिफेंस अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये नेशनल साइंस फाउंडेशन जो है ये इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन है और बनी 1950 में ही थी और इस समय भारत में जो है ये कोलैबोरेट कर रही है साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में, तो इसलिए ये स्टेटमेंट ऐसा बनाया था। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, और अभी आपने देखा होगा स्किलिंग इंडिया फ्यूचर इवेंट जो है वो नेशनल साइंस फाउंडेशन का जो नेशनल साइंस सेंटर है वहीं पे ऑर्गेनाइज किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी की विजिट के समय। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बेटर देन ए जनरेटिव वन बिकॉज इट वर्क्स फास्टर देन जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मेक मिलियंस कैलकुलेशंस पॉसिबल एट ए टाइम। तो देखिए हम लोगों ने ये डिस्कस किया है, अपने जो हम लोग रिलेशन डिस्कस कर रहे थे इंडिया अमेरिका का, तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच में काम करने के स्तर पे, कैपेसिटी के स्तर पे अंतर नहीं होता है, क्योंकि हर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन जनरेटिव ही होता है, बस उसके एथिकल और अनबायस्ड होने की गारंटी नहीं होती। तो अगर उसे एथिकल और अनबायस्ड वे में काम करने के लिए तैयार कर दिया जाए तो फिर वो रिस्पॉन्सिबल एआई कहलाने लगता है। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है ये भी गलत है कि रिस्पॉन्सिबल एआई जो है इसलिए बेटर नहीं है कि तेज़ काम करती है। नंबर 3, प्रोजेक्ट रेज बिलोंग्स टू ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ओरिएंटेड ए पाथ ऑफ एक्शन एज रोड मैप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्लाइमेट। इसमें जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो सकता था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ग्लोबल पार्टनरशिप जो है वो क्लाइमेट के लिए कैसे काम करेगा, कोई रोड मैप क्लाइमेट के लिए क्यों बनाएगा, जबकि ये सही है कि प्रोजेक्ट रेज जो है वो जीपे जो है जीपे का ही प्रोजेक्ट है और जीपे के प्रोजेक्ट में जो रेज प्रोजेक्ट है वो एक रोड मैप तैयार करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाइमेट के लिए। तो तीसरा स्टेटमेंट सही था। चौथा देखिए, डिजिटल ट्विन इज ए सिमुलेटेड लिविंग रेप्लिका ऑफ अर्थ एंड अलाउ अस टू रिविजिट अवर पास्ट, अंडरस्टैंड द प्रेजेंट एंड प्रेडिक्ट द फ्यूचर। तो देखिए डिजिटल ट्विन जो है वो क्या है कि आर्टिफिशियली एक अर्थ क्रिएट की गई है जिस पर जो भी जैसे अर्थ में चेंजेस आते हैं अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, प्रेशर या विभिन्न मौसमी परिस्थितियों में जिस प्रकार से या विभिन्न कालखंडों में जिस प्रकार से परिवर्तन करती है पृथ्वी, परिवर्तन होता है पृथ्वी पर, उसी तरीके से वर्चुअली तौर पे जो है एक आर्टिफिशियल पृथ्वी क्रिएट करके उसको स्टडी करने का काम जिस ऑब्जेक्ट पे करते हैं उसे कहते हैं डिजिटल ट्विन। तो ये लिविंग रेप्लिका ऑफ अर्थ है, सिमुलेटेड, और ये हमें अलाउ करता है कि हम जो है अपना पास्ट भी देख सकें, फ्यूचर भी देख सकें और प्रेजेंट भी समझ सकें। तो चौथा स्टेटमेंट भी सही है। तो तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही था। पूछा गया है विच स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, तो पहला और दूसरा गलत है, तो ऑप्शन हुआ इसका सी, आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, ये जो है प्रोटॉन इम्प्रूवमेंट प्लान के बारे में हम लोग काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले वीडियोज़ में इसके बारे में। तो ये देखिए PIP-2 इज़ एन इसेंशियल इन्हेंसमेंट टू द फर्मी लैब एक्सीलरेटर कॉम्प्लेक्स। ये एक लेबोरेटरी है जो अमेरिका के इलिनॉइस शहर में, वो इलिनॉइस में स्थित है। पावरिंग द वर्ल्ड्स मोस्ट इंटेंस हाई एनर्जी न्यूट्रिनो बीम ऑन इट्स जर्नी फ्रॉम इलिनॉइस टू द डीप अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंट इन साउथ डकोटा। साउथ डकोटा जो है एक स्टेट है अमेरिका का ही, तो वहाँ पे ये डीप अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंट जो है वहाँ पे किया जा रहा है और उस एक्सपेरिमेंट में जो न्यूट्रिनो बीम की ज़रूरत पड़ती है वो न्यूट्रिनो बीम यहीं इलिनॉइस के
इसी फर्मी लैब एक्सीलरेटर कॉम्प्लेक्स से भेजी जाती है। इस एक्सीलरेटर का काम है कि न्यूट्रिनो को गति दे करके इन्हें वहाँ साउथ डकोटा तक भेजना, ताकि वहाँ पे एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो सके। तो ये पहला ऑप्शन जो है, पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, PIP2 मेक्स यूज ऑफ द लेटेस्ट एडवांसेस इन सुपर कंडक्टिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी टेक्नोलॉजी ग्लोबली टू प्रोवाइड पावरफुल प्रोटॉन बीम्स दैट ट्रेवलिंग एट नियरली द स्पीड ऑफ लाइट कैन बी टेलर्ड फॉर ए डाइवर्स सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल सही है कि ये जो न्यूट्रॉन बीम भेजी जाती हैं ये नियरली द स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल होती हैं और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं वहाँ। केवल जो डीप अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंट है उसमें कोई एक पर्टिकुलर किसी चीज़ पे एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। तो उन सारे एक्सपेरिमेंट्स के लिए इस न्यूट्रिनो बीम का इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा देखिए, क्वेश्चंस लाइक ओरिजिन ऑफ मैटर। ओरिजिन ऑफ मैटर का मतलब है कि यूनिवर्स हमारा किस मतलब जो मैटर जो भी यूनिवर्स में है वो कहाँ से आया। यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेज, ब्लैक होल फॉर्मेशन कैन बी आंसर्ड बाय डीप अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंट। एक्चुअल में हम इसीलिए ये इसको शॉर्टकट में जो है DUNE बोलते हैं, दून कह सकते हैं आप इसको। तो दून एक्सपेरिमेंट जो है इसे किया ही इसीलिए जा रहा है कि जो यूनिवर्स के सीक्रेट्स हैं, जो यूनिवर्स की नॉलेज है उसको हम लोग जो है एक्सप्लोर कर सकें। क्योंकि यूनिवर्स बहुत बड़ा है और सब जगह पहुंच पाना संभव नहीं है मनुष्य के लिए। तो इसलिए हम जो है जिस तरह से यूनिवर्स डेवलप हुआ होगा आफ्टर बिग बैंग, तो उस तरह के कई एक्सपेरिमेंट इस समय दुनिया भर में कई जगह पे लगाए हुए हैं और वो चल रहे हैं। तो तीसरा ऑप्शन भी, तीसरा जो स्टेटमेंट है वो भी सही है। तो इसमें जो है तीनों ही स्टेटमेंट सही थे। हाउ मैनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ओनली 1, 2, ऑल ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर है C, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, ये जो ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है LIGO, इंडिया में लगाई जानी है अभी हाल फिलहाल में, उसके बारे में है। LIGO इंडिया रिसीव्ड द इंडियन गवर्नमेंट इन प्रिंसिपल अप्रूवल इन 2016। ये बात सही है, 2016 में से इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला। एंड इज ए प्लान्ड एडवांस ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी टू बी लोकेटेड इन इंडिया एज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। ये बिल्कुल सही है कि दुनिया में ऐसा नहीं है कि ये LIGO जो इंडिया में लगाई जा रही है ऑब्जर्वेटरी ये पहली है। इसके पहले भी 5 ऑब्जर्वेटरीज लगी हुई है वर्ल्ड में, और ये 6वीं ऑब्जर्वेटरी होगी जो भारत के महाराष्ट्र स्टेट के हिंगोली नाम की जगह पे इसको ऑपरेशनल किया जाना है। तो अभी इस साल से इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने वाला है। दूसरा, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखिए, बाई साइमल्टेनियस डिटेक्शन ऑफ द सेम इवेंट ऑन मल्टीपल डिटेक्टर्स ए प्रिसाइज लोकेशन इन द स्काई कैन बी पिन पॉइंटेड फॉर द सोर्स ऑफ डिटेक्टेड वेव्स। मतलब ये नेटवर्क जो है, अगर कोई ग्रेविटेशनल वेव जनरेट होती है यूनिवर्स में तो उसके बिल्कुल एग्जैक्ट सोर्स को पिन पॉइंट करने में मदद करेगा। एक्चुअल में देखिए ये LIGO का नेटवर्क जो है इसीलिए बनाया जा रहा है क्योंकि एक LIGO से केवल काम नहीं चल पा रहा था कि सपोज करिए कि यूनिवर्स में कोई एक्टिविटी हुई, जैसे कोई मर्जर ऑफ ब्लैक होल हो गया या कोई नया एक्सप्लोजन होता है या फिर किसी तरीके का चेंज आता है, तो उससे जो ग्रेविटेशनल वेव्स उत्पन्न होंगी, जो ग्रेविटेशनल वेव्स जनरेट होंगी स्पेस टाइम में, तो स्पेस टाइम में जो ग्रेविटेशनल वेव्स जनरेट होंगी उनको आइडेंटिफाई कि उनका सोर्स कहाँ है, एग्जैक्ट केवल एक LIGO ऑब्जर्वेटरी से नहीं किया जा सकता। तो इसलिए जो है ये वाइड नेटवर्क ऑफ LIGO बनाया जा रहा है दुनिया में। तो इस समय इंडिया में बनने के बाद 6 जो है ऐसी ऑब्जर्वेटरीज हो जाएंगी, और आप देखेंगे कि इनको ऐसे बनाया ही गया है कि 2 अमेरिका में है, 2 यूरोप में है, एक इंडिया में है, एक जापान में है। तो इस तरीके से पूरी दुनिया में, मतलब आप पूरे वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो पश्चिम से पूरब तक जो है LIGO ऑब्जर्वेटरीज का एक वाइड नेटवर्क बनाया है, जिससे कि जो ग्रेविटेशनल वेव जनरेट होगी उसके ओरिजिन को, उसके सोर्स को एग्जैक्ट पिन पॉइंट किया जा सके कि आखिरकार किस साइड से या किस पॉइंट से जो है ये ग्रेविटेशनल वेव जनरेट हुई है। नंबर 3, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा, दीज ऑब्जर्वेटरीज नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ 5 डिटेक्टर्स सिचुएटेड एट जापान, इंडिया, USA टिल नाउ। ये गलत है, इंडिया में अभी बनना बाकी है, बाकी 5 हैं पहले से, हमने अभी आपको बताया, 2 यूरोप में, 2 अमेरिका में और एक जापान में, और 6वीं जो है वो महाराष्ट्र के हिंगोली में इंडिया में लगेगी। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। और चौथा स्टेटमेंट था, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंडिगो कंसोर्टियम। तो इंडिगो कंसोर्टियम जो है इसमें वो स्टेक होल्डर्स शामिल हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं जो LIGO इंडिया ऑब्जर्वेटरी लगाने के लिए महाराष्ट्र के हिंगोली में काम करेंगे। तो इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च उनमें से एक
है। इसको ये मत समझिएगा ये प्लाज्मा रिसर्च है तो ये LIGO ऑब्जर्वेटरी में क्या काम करेगा। तो चौथा स्टेटमेंट सही है, केवल इसमें एक स्टेटमेंट गलत था, तीसरा। तो कितने स्टेटमेंट सही हो गए? 3। तो ऑप्शन होगा, आंसर होगा सी, ओनली 3। उसके बाद चौथा क्वेश्चन था हमारा, AceNet is a rapidly growing national network of regional machine tool innovation centers and workforce development hubs focused on restoring Indian dominance in machine tool technology and innovation। तो यहाँ जो है ये AceNet प्रोग्राम जो है ये इंडिया का नहीं है, ये AceNet प्रोग्राम USA का है। तो इसलिए जहाँ पे आप देख रहे होंगे, आप देखिए जहाँ लिखा है रिस्टोरिंग इंडियन डोमिनेंस, तो इंडियन डोमिनेंस नहीं, रिस्टोरिंग अमेरिकन डोमिनेंस होता है यहाँ। तो ये स्टेटमेंट सही होता। AceNet जो ये प्रोग्राम है रीजनल मशीन टूल इनोवेशन सेंटर्स का, जिससे कि एक मशीन टूल्स को लेकर के डोमिनेंस क्रिएट हो सके वर्ल्ड में USA की। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, सोशा सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट, इसके बारे में हम लोगों ने वीडियो में भी बात की है अपने, जहां हम लोग डिस्कशन कर रहे थे डिफेंस पार्टनरशिप की। सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट का मतलब होता है कि जो भी क्रिटिकल मिनरल्स या क्रिटिकल कोई भी मटेरियल जिसकी हमें ज़रूरत होगी किसी रिसर्च या डेवलपमेंट के टाइम, तो उसको हमें रैपिडली जो है अवेलेबल कराया जाए। तो सोशा इज समथिंग दैट अलाउज ऑन बोथ साइड्स मोर रैपिड एक्सेस टू क्रिटिकल सप्लाईज मिनरल टेक्नोलॉजीज दैट वी कैन एक्सेस दोज मोर रैपिडली व्हेन वी नीड दैम। दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा देखिए, रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट MOUs आर बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स दैट रिलेट टू द रिसर्च डेवलपमेंट और प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट और टू द रेसिप्रोकल प्रोक्योरमेंट ऑफ डिफेंस आइटम्स। तो इसके बारे में भी हम लोग जो है डिस्कशन करते समय बात कर चुके हैं कि ये रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट जो होता है ये इसीलिए है कि हमें गारंटी रहे कि अगर हम आपके यहाँ जो है को प्रोडक्शन करते हैं डिफेंस इक्विपमेंट्स का, तो कल को ऐसा ना हो कि आप मार्केट में अगर आपकी कोई कंपनी खुद का जो है पूरी 100% बनाने लग जाए, कोई प्रोडक्शन करने लग जाए सेम प्रोडक्ट का, तो आप हमारे प्रोडक्ट के साथ किसी भी तरीके से बायस बिहेवियर करें मार्केट के अंदर। ये इस चीज़ को रोकने के लिए एक बाइंडिंग एग्रीमेंट ही होता है डिफेंस इक्विपमेंट प्रोडक्शंस के लिए। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। चौथा, ट्रेल ब्लेजिंग इनिशिएटिव टू मैन्युफैक्चर F414 इंजन्स इन इंडिया विल इनेबल 85% ट्रांसफ़र ऑफ US जेट इंजन टेक्नोलॉजी। तो देखिए ये सही है कि F414 टेक्नोलॉजी, वो F414 इंजन्स जो है जेट इंजन्स भारत में बनेंगे और भारत को जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा इससे। लेकिन वहाँ किसी भी तरह के परसेंटेज का जो है डिस्कशन नहीं किया गया है कि कितने % टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होगा। जॉइंट स्टेटमेंट में केवल ये बोला गया है कि आज तक पहले जितना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पहले कभी नहीं किया गया इंजन को लेकर के, उससे ज़्यादा जो है, उससे कहीं ज़्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया जाएगा। परसेंटेज के बारे में कहीं कोई बात नहीं है। तो चौथा स्टेटमेंट गलत है। तो आप देखिए पहला गलत था और चौथा गलत है, दूसरा और तीसरा सही था। अब देखिए पूछ रहे हैं कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। तो 1 और 4, तो ऑप्शन हो गया बी, आंसर इसका है बी, 1 और 4 ओनली। और लास्ट 5th क्वेश्चन जो हम लोगों का था, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन बिलो। IndusX इज ए समिट होस्टेड बाय USA इन कोलेबोरेशन with an United Nations Commission to resolve the issue of Russia-Ukraine war through negotiations at Geneva, Switzerland। ये गलत है। IndusX समिट जो है वो अभी आयोजित किया गया था PM मोदी की विजिट के समय, और ये जो है टू बूस्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस इन द डिफेंस सेक्टर और इन अदर सेक्टर, इस पर्पज़ से जो है इस IndusX समिट को आयोजित किया गया था, जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स जो है, प्राइवेट जितने भी प्लेयर्स हैं या जो प्राइवेट कंपनीज हैं, वो सारे टेक्नोलॉजीज़ को कैसे उनसे इनोवेशन करके कैसे मार्केट को, कैसे प्रोडक्शन को और कैसे डेवलपमेंट को बूस्ट किया जा सकता है, इसके लिए IndusX समिट किया गया था। तो पहला गलत है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो ए गलत हो गया। बी, इंडिया विल होस्ट ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेक्स्ट ईयर। तो जीपे की जो होस्टिंग है वो इंडिया नेक्स्ट ईयर नहीं, इसी साल करेगा, 2023 में ही। और अभी जो विजिट हुई है उसमें अमेरिका ने सपोर्ट किया कि जो है हम सपोर्ट करते हैं इस बात का कि इंडिया जो है इस बार होस्ट करेगा जीपे को। और तीसरा सी देखिए, USA विल होस्ट G20 इन 2026, यहाँ तक तो सही है।
कि 2026 में होस्ट करेगा यूएसए आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। ये देखिए सिंपल सा था, कोई भी समझ सकता है। 2008 से तो समिट स्टार्ट ही हुआ है, तो जब 2008 से स्टार्ट हुआ है और 2026 में होस्ट करेगा अमेरिका, तो 20 साल अगर आप जोड़ेंगे 2008 में तो 2028 हो जाएगा, तो 20 साल तो नहीं हुए, तो इसलिए सी गलत है। तो इसमें जो है डी था, नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। तो इसका सही आंसर यही है, यही स्टेटमेंट सही है कि ऊपर के जो भी स्टेटमेंट्स हैं उनमें से कोई भी सही नहीं है। अब इसके बाद देखिए हम लोगों के नेक्स्ट आज के क्वेश्चंस जिनके आंसर हम लोग कल डिस्कस करेंगे, आप एक बार देख लीजिए इनको। विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज राइट गिवन बिलो अबाउट जस्टिस 40। ये एक इनिशिएटिव है जस्टिस 40 के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है, इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ इंडियन गवर्नमेंट टू फॉलो द आर्टिकल 38 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंबाइंड विद प्रीएम्बल्स ऑब्जेक्टिव्स। B. It is an initiative of GPA to make an artificial justice program with 40 algorithms to serve the member nations as an responsible AI। कि एक आर्टिफिशियल जस्टिस प्रोग्राम बनाएंगे जो मेंबर नेशंस हैं उनको सर्व करने के लिए। C. It is an initiative of American federal government to deliver 40% of all investments in climate and energy initiatives launched under Inflation Reduction Act। तो ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट के अंदर जो क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट करेगा अमेरिका, तो उससे होने वाले बेनिफिट का 40% जो है वो दिया जाएगा आम जनता में। डी. इट इज़ एन कंबाइंड इनिशिएटिव ऑफ जीपीए एंड यूएसए टू फॉर्म ए ग्रुप ऑफ लॉज टू फोस्टर ए प्रोग्राम बेस्ड ऑन इक्विटेबल जस्टिस टू ऑल थ्रू एआई। तो इस तरीके से ये चार थे, हमें बताना है इसमें से कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा आज का, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पीएलआई स्कीम्स लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पीएलआई स्कीम्स आप लोग सुना ही होगा, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की हैं। 2021 से ही चल रहा है, 2021 से क्या एक्चुअल में 2019 से ही जो है पीएलआई स्कीम्स चल रही हैं। द स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू ए नोडल एजेंसी विच शैल एक्ट एज ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी and be responsible for providing secretarial, managerial and implementation support and carrying out other responsibilities as assigned by Ministry of Commerce and Industry combined with Ministry of Corporate Affairs from time to time। मीन्स इसको जो है मैनेज करने का काम या जो भी फैसिलिटेशन इसको देना होगा वो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी करेगी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के द्वारा चुनी जाएगी, और जैसा वो बताएगी मिनिस्ट्री उनको आगे वो वैसा करेगी। बी है, द स्कीम हैज़ एक्सटेंडेड एन इंसेंटिव ऑफ 4% to 6% ऑन इंक्रीमेंटल सेल्स ओवर बेस ईयर ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एंड कवर्ड अंडर टारगेट सेगमेंट्स टू एलिजिबल कंपनीज फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years इन इट्स फेज 1। तो ये स्कीम जो है अपने फेज 1 में इसने 4% to 6% इंसेंटिव देने की बात की थी ऑन इंक्रीमेंटल सेल्स, जो सेल्स बढ़ेगी उनके जो प्रोडक्शन करेंगे, जो भी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे गुड्स का, तो उन गुड्स की जो इंक्रीमेंटल सेल होगी ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर उनको 4 से 6% का इंसेंटिव दिया जाएगा। सी है, फॉर एमएसएमई कैटेगरी फाइनेंशियल एलोकेशन विल बी ₹1000 करोड़। Small Industries Development Bank of India (SIDBI) has been appointed as the project management agency for the PLI scheme। और last D, the scheme has not introduced for aviation sector but white goods, metals and mining are included under the scheme। मीन्स इस स्कीम में एविएशन सेक्टर को इंक्लूड नहीं किया गया है, और बाकी जो ये दो दिए वाइट गुड्स और मेटल्स एंड माइनिंग आर इंक्लूडेड अंडर द स्कीम। तो ये हमारे जो है 4 ऑप्शन थे, इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, इन्फ्लेशन, इसमें स्टेटमेंट दिए हैं 3। पहला स्टेटमेंट है, इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट पास्ड बाय अमेरिकन कांग्रेस इज फोकसिंग ऑन कटिंग द पब्लिक एक्सपेंडिचर टू मेक ए सरप्लस ईयर फॉर फेडरल गवर्नमेंट। कि जो इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट है वो फोकस करेगा पब्लिक एक्सपेंडिचर को कट करने पे, और कट करके जो है बजट के लिए एक सरप्लस ईयर बनाएगा। नंबर 2 है, इनेक्ट्स हिस्टोरिक डेफिसिट रिडक्शन टू फाइट इन्फ्लेशन। और नंबर 3 है,
lowers energy costs, increases cleaner production and reduces carbon emissions by roughly 40% by 2030। इसमें बताना है आपको कि कितने स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन नीचे दे रखे हैं। चौथा क्वेश्चन है ब्रेक थ्रू एजेंडा के बारे में बताना है आपको कि कौन सा स्टेटमेंट गलत नहीं है, आर नॉट रॉन्ग। हाउ मैनी स्टेटमेंट्स आर नॉट रॉन्ग, कितने स्टेटमेंट गलत नहीं है, ये थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन। पहला है ब्रेक थ्रू एजेंडा लॉन्च्ड बाय ए कोलिशन ऑफ 45 वर्ल्ड लीडर्स हुज कंट्रीज collectively represent over 70% of global GDP at the COP26 World Leaders Summit। मीन्स 45 वर्ल्ड लीडर्स ने मिलकर के जो है इसको लॉन्च किया था, जो 70% ऑफ ग्लोबल जीडीपी को कवर करते हैं। और ये कहाँ लॉन्च किया गया? COP26 में। ये स्टेटमेंट है पहला। दूसरा, द ब्रेक थ्रू एजेंडा इज एन अनप्रेसिडेंटेड इंटरनेशनल क्लीन टेक्नोलॉजी प्लान टू हेल्प कीप 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड इन रीच। नंबर 3, ग्लासगो ब्रेक थ्रूज कवर्ड 5 की emitting sectors that together represent more than 50% of global emissions is different from breakthrough agenda। तो ये ग्लासगो ब्रेक थ्रूज एक हैं, उनके बारे में बोला जा रहा है कि ये 5 की एमिटिंग सेक्टर्स को कवर करते हैं जो कि 50% ऑफ ग्लोबल एमिशन का रिप्रेजेंट करते हैं, पर ये ब्रेक थ्रू एजेंडा से अलग है। तीसरा स्टेटमेंट हो गया। चौथा स्टेटमेंट है लीडर्स एग्रीड एट COP26 टू रिव्यू प्रोग्रेस एनुअली। तो लीडर्स जो है वो एनुअली रिव्यू मतलब प्रोग्रेस को रिव्यू करेंगे एंड एक्सप्लोर प्रायोरिटी ऑफ इंटरनेशनल एक्शंस नीडेड टू एक्सीलरेट टुवार्ड्स द ब्रेक थ्रूज इन्फॉर्म्ड बाई एन एनुअल इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट रिपोर्ट फ्रॉम द IEA, IRENA एंड UN हाई लेवल चैम्पियंस। मीन्स इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा मिलकर जो रिपोर्ट जारी की जाएगी, एनुअल इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के थ्रू जो है प्रोग्रेस को रिव्यू करेंगे, ऐसा तय किया COP26 में सभी नेताओं ने या सभी देशों ने ब्रेक थ्रू एजेंडा के बारे में। पांचवा, द इनॉग्रल ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट 2022 वॉज पब्लिश्ड इन September, वार्निंग दैट एन इंटरनेशनल कोलेबोरेशन गैप थ्रेटन्स टू डिले नेट जीरो बाई डिकेड्स। देखिए इस समय हर देश जो है अपने नेट जीरो एमिशन के टारगेट ईयर को सेट कर रहा है, तो उसी के बारे में लिखा हुआ है कि जो ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट 2022 आई थी सितंबर में, उस रिपोर्ट ने ये बताया कि सारे देशों के बीच में एक कोलैबोरेशन गैप है जो ये बताता है कि जो नेट जीरो एमिशन का टारगेट है हमारा वो डिले होगा। एंड एट COP27 कंट्रीज रिस्पॉन्डेड टू दीज रिकमेंडेशंस विद अ पैकेज ऑफ 28 प्रायोरिटी एक्शंस। और इस रिपोर्ट की इस रिकमेंडेशन को ध्यान में रख करके COP27 में जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने 28 प्रायोरिटी एक्शंस पर जोर दिया। एक 28 प्रायोरिटी एक्शंस का पैकेज लेकर के आए, किस लिए? टू डिकार्बनाइज द सेक्टर, रोड ट्रांसपोर्ट, स्टील, हाइड्रोजन एंड एग्रीकल्चर सेक्टर्स इन लाइन विद द गोल्स ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। तो इसमें आपको ऊपर देखिए लिखा हुआ था, क्या बताना है कि कितने स्टेटमेंट गलत नहीं है, हाउ मैनी स्टेटमेंट्स आर नॉट रॉन्ग। तो ये 5 स्टेटमेंट थे, इनमें से आपको बताना है। पांचवा है और लास्ट क्वेश्चन आज का, विच वन इज़ रॉन्ग अबाउट द इंडिया USA SCEP स्ट्रेटजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। बताना है कि कौन जो है इसमें से गलत है, चारों में से कोई एक गलत है। पहला, एडवांसिंग रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट इंक्लूडिंग टू सपोर्ट इंडियाज़ गोल ऑफ अचीविंग अप्रॉक्सीमेटली 50% cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel based energy resources by 2030। मीन्स ये जो SCEP है वो इंडिया की हेल्प करेगा 2030 तक उसे नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी को 50% कम्युलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल करने में। बी, द कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड द US इन द पावर सेक्टर इज अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इंडो-US एनर्जी डायलॉग। मतलब ये जो कॉपरेशन है इंडिया US के बीच में पावर सेक्टर में, ये इंडिया US एनर्जी डायलॉग का हिस्सा है, इसके अंदर है। द डायलॉग वॉज लॉन्च्ड इन मई 2005, इसे मई 2005 में लॉन्च किया गया एंड नाउ हैज़ बीन रिनेम्ड एज SCEP। और अब इसी को ही जो है SCEP के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। और तीसरा स्टेटमेंट है, एग्रीड टू इंक्लूड स्मार्ट ग्रिड एंड ग्रिड स्टोरेज एज पार्ट ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ द
पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी, ये पेस, ये भी एक इनिशिएटिव है, ये इंडिया यूएसए एनर्जी रिलेशन से ही रिलेटेड है। तो ये कह रहे हैं कि एग्रीड टू इंक्लूड स्मार्ट ग्रिड एंड ग्रिड स्टोरेज एज पार्ट ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ द पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी पेस आर इनिशिएटिव एंकर्ड ऑन द इंडियन साइड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और डी है लास्ट, कोवाड़ा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट इन तेलंगाना इज आल्सो द पार्ट ऑफ SCEP बिकॉज बोथ कंट्रीज एक्सेप्ट दैट न्यूक्लियर एनर्जी प्लेज ए क्रूशियल रोल इन क्लीन एनर्जी। तो ये हमारे इस तरीके से आज के 5 क्वेश्चन हो गए और इनके आंसर्स आपको जो है खुद से देखने हैं, सोचने हैं। कल हम लोग इनके आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज आपने सुना उसके लिए धन्यवाद। और बाकी मैं आप लोगों को पहले भी एक बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि अगर आपको अच्छा लगता है तो 5 क्वेश्चंस की ये जो सीरीज़ है आप दूसरों को भी रिकमेंड कर सकते हैं। और आज देखिए हम लोग जो है 20 क्वेश्चंस अपने कंप्लीट कर चुके हैं और 4 दिन हो गए हैं। कल हम फिर से जो है नए 5 अगले क्वेश्चंस के साथ आएंगे। धन्यवाद।